क्योंकि कल हम पढ़ रहे थे, कौन सी थ्योरी पढ़ रहे थे कल हम? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सवाल कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां थी। जैसे क्या कमियां थी ना, इसका पूर्वानुमान है कि ये कैसा होगा, ठीक है, इनर होगा, आउटर होगा। नंबर 2, स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, इसको भी पूर्वानुमान है। नंबर 3, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी ये वो व्याख्या तो कर रहा था, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू या मात्रात्मक रूप से व्याख्या नहीं कर पाता था। और जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं या वो रंगीन आयन बनाते हैं, वो क्यों और कैसे रंगीन आयन बनाते हैं, क्या कारण है, ये भी व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो इन सारी कमियों को, वीवीडी की कमियों को दूर किया इसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दूर किया। इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इसमें ये कहता है कि कोई भी मेटल है और वो मेटल लिगेंड बॉन्ड पर डिपेंड करता है। मेटल लिगेंड बॉन्ड पर आधारित है। ये कहता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक। और इस पर जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण से इसकी डिजेनरेसी टूटती है। डी ऑर्बिटलों की, जो डी कक्षक वाला सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके कारण इसकी ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, ऊर्जा के कारण ये दो भागों में टूट जाता है, कह सकते हो। जैसे डी कक्षक जो होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं ना, डी में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें तुमको पता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 डी कक्षक होते हैं। अब जो इसकी इन डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्सों में, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स आ रहे थे, एक ऑक्टाहेड्रल आ रहा था, ऑक्टाहेड्रल, और एक टेट्राहेड्रल। दोनों में अलग अलग तरीके से होती है, दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में जो होता है कि जो ये लिगेंड है इसके 3 एक्सेस में बटे रहते हैं। डी के जो डी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल उन 3 एक्सेस में बटे रहते हैं, 5 कक्षक, ठीक है। जो अक्षों की तरफ होते हैं तो उसके लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये एनर्जी की डिजेनरेसी टूटती है। मैंने कहा मेटल और लिगेंड पर डिपेंड है ना, मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है। और मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है, उसके कारण ही यह डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग होती है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, चूंकि डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इसके अक्षों पर उपस्थित होते हैं, और बाकी 3 जो कक्षक हैं इन अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, तो उनकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है और इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाती है। अर्थात जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, उनके इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन के मध्य, लिगेंड के मध्य ज्यादा रिपल्सन होगा। ज्यादा रिपल्सन होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ये कहाँ चले जाते हैं? जो इसका एनर्जी का बैरियर है उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, और जो हमारे 3 कक्षक हैं ये नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से वो जो 5 डी कक्षक थे वो 2 भागों में टूट जाते हैं। एक भाग का नाम ईजी है, एक भाग का नाम T2G है। एक ईजी सेट में टूटता है ये ऊपर वाले, और दूसरा T2G सेट में टूटते हैं, ठीक है। और इनका जो डेल, ये जो लिखा है, इनकी जो ऊपर वालों की एनर्जी होती है 3/5। 5 में से 2 नीचे, 3 नीचे रह गए, 3 नीचे रह गए तो कितना 3/5 वैल्यू इनकी होगी, यानी कि 0.6 डेल ओ। डेल ओ मीन्स O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और डेल फॉर CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जो है, जो इनको टूटने में या इन कक्षकों के अलग अलग होने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उसको हम CFSE कहते हैं।
इस CFS के कारण ही ये बने रहते हैं, और ये लिगेंड का जो रिपल्सन होता है मेटल के साथ, उसके कारण इनकी क्या होती है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र में टूट जाती है। ऊपर वालों की वैल्यू 3/5 डेलो यानी कि 0.6 डेलो, और नीचे की 0.4 डेलो है। कितनी है कि 0.4 डेलो। देन O फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल की हम बात करेंगे, डेल T कहेंगे उसको, ठीक है, उसका अलग होता है। तो मैंने क्या कहा, वो पांचों डी कक्षक किसमें टूट गए हैं, दो सेट में टूट गए हैं। एक सेट का नाम EG जो ऊपर वाला सेट है जिसकी एनर्जी ज्यादा है यानी कि 0.6 डेलो है, और नीचे वाले की 0.4 डेलो है, तो उनको कहता है EG सेट ऊपर वालों को, और नीचे वालों को EG। अब क्यों होता है, क्योंकि वो जो 5 डी कक्षकों में से जो 2 डी है, dx² - y² और dz², ये उसके अक्षों पर स्थित रहते हैं, और जो dxy, dyz और dzx है ये एक्सेस के बीच में रहते हैं, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है, रिपल्सन कम होता है, ठीक है। और मैंने कहा इस एनर्जी के ग्राफ को हम बैरियर को क्या कहते हैं, CFS, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और इस पूरे को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत भी कहते हैं, या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, डी ऑर्बिटलों की डिजेनरेसी, डी ऑर्बिटल कैसे टूटते हैं उसको बताने का ये सिद्धांत दे रखा है। इसके कारण ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब कैसे किस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या जाएंगे, ये बताएंगे। इसको कहीं कहीं पर किताबों में, जैसे आपकी किताब में कहीं पर ये जैसे 5 ये दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जैसे इसको लेकर के 2 ऊपर दे रखे होंगे, ये ऐसे भी दे रखा होगा चित्र किसी किताब में, ठीक है। तुम कहोगे डब्बे बना दिए, सर ने क्या बना दिया, ये EG सेट है, ये T2G सेट है, नाम ये dx² - y² है, dz² है। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक्साइटमेंट होकर के इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। इसी कारण यह रंगीन प्रवृत्ति दिखाते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कितना होगा ये इसके आगे, हम जब इनमें भरने की बात आएगी, कैसी इलेक्ट्रॉनों की इसमें फीलिंग होती है, या कौन सा वीक लिगेंड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब जो वीक लिगेंड होगा कम रिपल्सन हो रहा होगा, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ज्यादा रिपल्सन कर रहा होगा, उसके कारण से ये CFS की वैल्यू सब चेंज होते जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इसके आगे फिर मैं बताता हूँ, तब तक इसको आप करिए, इसको समझिए और बनाइए।